नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 11.1 समाप्त कर ली थी। आज की इस क्लास के अंदर हम जो एक्सरसाइज 11.2 है उसके अंदर अपने जो आयतन का कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए प्रश्नावली 11.2 के आगे वाले जो एग्जाम्पल हैं उनको आज हम हल करेंगे, ताकि अपने जो आयतन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। वहां से हम आयतन से रिलेटेड सारे के सारे सवाल आसानी से हल कर पाए। तो क्लास के एंड तक इसके साथ में जुड़े रहिए ना, ताकि जो भी आयतन से संबंधित सवाल हैं वो आप एग्जाम के अंदर कर सकें। वहां से अपने साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़े होंगे जो एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अब की बार यहाँ से जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे वहां पर ये आयतन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो फॉर्मूले होंगे, उनके अंदर से सवाल बनेंगे। तो वो सवाल हमें अच्छे से अगर हल करने हैं तो उसके लिए आयतन से संबंधित ये जो क्लास है वो आपको अच्छे से देखनी है, जहां पर हम सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, साथ में जो आयतन से रिलेटेड अपने जो सवाल रहेंगे उनको भी हल करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक इसके साथ में जुड़े रहना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन से पहले एक बार हम सारे के सारे जो आयतन के फॉर्मूले हैं वो एक बार देख लेते हैं कि अपने पास जो 3D शेप है उनके जो आयतन होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, उन सभी की एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं घनाभ से। तो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन भुजाएं होती हैं, तीनों अलग अलग होती हैं। तो L इंटू बी इंटू एच, जहां पर L है लंबाई, B है चौड़ाई और H है ऊंचाई। तो ये हो जाएगा अपने घनाभ का आयतन। उसके बाद में हम लिखते हैं घन का आयतन। अगर घन की बात करें तो घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो या तो इन सभी को L बोले तो L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब हो जाएगा। B बोले तो B इंटू बी इंटू बी, बी क्यूब हो जाएगा। और H बोले तो H इंटू एच इंटू एच, एच क्यूब हो जाएगा। तो हम उनको L, B और H नहीं बोलेंगे, उसकी जगह एक दूसरा एलिमेंट काम में लेते हैं A, यानी भुजा भी बोल सकते हैं, A भी बोल सकते हैं। तो उसको हम नॉर्मली लिख देते हैं भुजा। भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, वो हो जाएगा भुजा क्यूब। तो ये कहलाएगा घन का आयतन। जो L इंटू बी इंटू एच है इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हो जाएगा अपने पास घनाभ का आयतन। घन का आयतन आया भुजा क्यूब, घनाभ घन। उसके बाद में अगला हम पढ़ते हैं बेलन। अगर बेलन की बात करें तो जो बेलन होता है उसके अंदर जब हमने उसके पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ की बात की थी तब वहां पर हमने कहा था कि उसके ऊपर में जो वर्ताकार भाग है केवल उसको ढकना है कुल पृष्ठ में, और नीचे वाला जो वर्ताकार भाग है उसको ढकना है। अगर हम उस बेलन के अंदर सब जगह वो वर्ताकार भाग काम में ले, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसको अगर हम एच बार जमाएं, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने पास जैसे गोल रोटी है, गोल रोटी है वो वृत्त के आकार की है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी उसने जो जगह घेरी है वो भी पाई आर स्क्वायर के बराबर होगी। तो वैसे अगर हम पाई आर स्क्वायर ये जो जगह है उसको एच बार लिखते हैं, यानी रोटियों को अगर जमाते जाते हैं एच ऊंचाई तक, तो प्रत्येक रोटी के द्वारा जो घेरी गई जगह थी वो पाई आर स्क्वायर थी, उसको हमने एच ऊंचाई तक जमाया है, तो उसका जो आयतन होगा पूरे का पूरा, उसके द्वारा जो घेरी गई जगह होगी वो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब एक रोटी का जो एरिया है, यानी उसके द्वारा घेरी गई जगह उसके एरिया के बराबर ही होगी। तो एक रोटी ने कितनी जगह घेरी पाई आर स्क्वायर, एक रोटी को हमने कितनी बार जमाया है, ऐसे एक एक करके हमने टोटल जो रोटी जमाई है वो एच बार जमाई है, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जो कहलाएगा बेलन का आयतन। तो जो बेलन का आयतन होता है वो हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का हम नॉर्मल मतलब यही समझते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा जो जगह घेरी जाती है वो उसका आयतन कहलाती है। और आयतन के लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं धारिता, यानी धारण करने की क्षमता। तो कोई वस्तु उतना ही धारण करेगी जितना उसके अंदर जगह है, तो जो जगह होगी अंदर उसके द्वारा घेरी गई वही उसका आयतन कहलाएगी, वही उसकी धारिता कहलाएगी। बेलन का आयतन आ गया पाई आर स्क्वायर एच। अब कहते हैं कि जो एक बेलन होता है उसको काटा जाए तो वहां से अपने पास तीन शंकु बनते हैं। बेलन को अगर काटेंगे तो वहां पर अपने पास कितने शंकु बनेंगे, तीन।
तो बेलन के अगर हम 3 टुकड़े करें तो अपने पास एक शंकु आएगा। यानी यहां से अगर हम लिखें शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो बेलन को काटते तो 3 शंकु बनते हैं, यानी शंकु है वो बेलन का तीसरा भाग है, यानी बेलन के आयतन में 3 का भाग दे देना है, तो वो अपने पास आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी हम समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक बेलन भी ले और एक शंकु भी ले, उस शंकु के अंदर पानी भरकर उस बेलन में खाली करें तो पहली बार खाली करेंगे उसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, दूसरी बार खाली करेंगे थोड़ा ज्यादा भरेगा, तीसरी बार खाली करेंगे तो वो बेलन पूरा भर जाएगा। यानी 3 शंकु अंदर खाली किए तो पूरा बेलन बना है। तो 3 शंकु के अंदर जो पानी था वो एक बेलन के अंदर आया है, तो 3 शंकु के अंदर जो जगह थी वो एक बेलन के बराबर आई, यानी 3 शंकु मिलाते हैं तो एक बेलन बनता है, यानी जो शंकु है वो बेलन का तीसरा भाग हुआ। तो बेलन का आयतन हमने पाई आर स्क्वायर एच लिखा था और शंकु का आयतन उसका तीसरा भाग लिखा है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया। अगला है अपने पास गोला। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन हम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का आधा आपके पास होता है अर्धगोला। तो गोले के आयतन में 2 का भाग देना है तो अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन इसका आधा करना है तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यानी यहां पर जब हम आयतन की बात करते हैं तो घन का आयतन आता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन आया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घन का आयतन आ गया भुजा क्यूब, बेलन का आयतन आ गया पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन आया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन आया 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन आया 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे फॉर्मूले में याद रखने हैं। अब एग्जाम के अंदर इस फॉर्मूले से रिलेटेड छोटे सवाल भी आ सकते हैं। जैसे कहा जा सकता है कि एक अर्धगोला है उसका आयतन दे रखा है, यानी इसका मान दिया हुआ है और पूछा जाए कि त्रिज्या कितनी है, तो पाई का मान तो 22/7 रख देंगे, यहां से 3 गुणा में चला जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा। पाई की जो वैल्यू है 22/7 तो 22 भाग में जाएगा, 7 गुणा में, इधर आर क्यूब बचेगा तो आर क्यूब की सामने वाले भाग से तुलना कर देनी है, जैसे क्यूब हटाएंगे तो सामने क्यूब रूट आ जाएगा और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट वाले सवाल भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ से नॉर्मली कॉन्सेप्ट वाले सवाल ही आएंगे। बड़ा क्वेश्चन तो शायद ही आए, लेकिन ये छोटे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ से एक भी नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार का जो ब्लूप्रिंट है वहां पर जो पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन है वहां से सारे छोटे सवाल पूछे गए हैं। तो ये जो सवाल है इसके अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनको समझना है। इस सवाल का छोटा भाग 1 नंबर के अंदर आ सकता है, पूरा सवाल नहीं आएगा लेकिन वहां से उसका छोटा सा भाग जरूर पूछा जाएगा। यहां से हम पहला एक आयतन वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है, यानी नीचे तो एक घनाभ है, यानी वो शेड है, यानी जो अपने पास शेड बना हुआ है जहां पर वो कारखाना चल रहा है वो नीचे से तो देखे तो वो घनाभ के आकार का है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक अर्ध बेलन लगा हुआ है। उस घनाभ के ऊपर क्या लगा हुआ है? अर्ध बेलन, यानी ऊपर अर्ध बेलन का आकार का और बना हुआ है। हो सकता है कि वो टीन के जो शेड हो उस प्रकार का है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 × 15 मीटर है, यानी ये जो शेड है इसका आधार देखें तो ये 7 × 15 मीटर है, तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, और इस भाग की अगर हम ऊंचाई कहें तो ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करना है। इसके अंदर कितनी हवा आएगी वो बताना है, यानी ये जो शेड बना हुआ है इसके अंदर टोटल हवा कितनी आएगी, यानी इसके अंदर हवा का आयतन पता करना है। नीचे घनाभ है, ऊपर अर्ध बेलन है, ध्यान रखना है ऊपर क्या है? अर्ध बेलन, यानी बेलन का आधा भाग है। पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है, कहा है कि इसके अंदर जो मशीनरी लगी हुई है यानी जो मशीनें हैं वो 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती हैं, और शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं। अंदर काम करने वाले लोग कितने हैं? 20 हैं, जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा घेरा गया स्थान कितना है? 0.08 मीटर क्यूब। तथा शेड में कितनी हवा होगी? उस स्थिति में शेड में कितनी हवा होगी, यानी दो कंडीशन पूछी है कि एक तो इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है जब अंदर कोई भी नहीं है, और एक काय के अंदर मशीनरी है और 20 लोग काम कर रहे हैं, तब अंदर कितनी हवा होगी। दोनों स्थितियों में हमें अंदर हवा का आयतन पता करना है।
तो यहाँ पर कुछ विमाएं दे रखी है, वो लिख लेते हैं। पहले घनाभ की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो घनाभ है उसकी विमाएं, घनाभ की जो विमाएं हैं वो क्या है, लंबाई दे रखी है 15 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। ये अपने पास घनाभ की क्या है, विमाएं हैं। ये घनाभ की अपने पास क्या आ गई, विमाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पता है। अब इसके अंदर हवा का आयतन ज्ञात करना है। कंडीशन क्या है कि अंदर कोई भी नहीं है, मतलब ये पूरा शेड है वो खाली है। तो पहला सवाल यहां पर यह बनता है, हवा का आयतन जब शेड खाली है, यानी अंदर न तो मशीनरी है और न ही अंदर कोई लोग हैं, तब इसके अंदर हवा का आयतन कितना होगा। तो इसके अंदर हवा का आयतन अगर पता करें, हवा का आयतन, तो हवा कितनी जगह घेरेगी, इसके अंदर हवा कितनी जगह घेरेगी। तो जो घनाभ है उस घनाभ के अंदर जितनी हवा आ सकती है एक तो वो हो जाएगी, मतलब घनाभ जितनी जगह घेरेगा एक तो वो, और ऊपर अर्धबेलन लगा है, यानी घनाभ के ऊपर अर्धबेलन है तो उस अर्धबेलन के अंदर भी हवा आएगी। तो अर्धबेलन के द्वारा घेरी गई जगह और बेलन जो नीचे घनाभ है उसके द्वारा घेरी गई जगह, दोनों को अगर ऐड कर दे तब अपने पास कुल हवा का आयतन आ जाएगा। क्योंकि हवा कहाँ आ सकती है, एक तो जो घनाभ है उस घनाभ वाले भाग में, और घनाभ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा अर्धबेलन। तो दोनों के अंदर मिलाकर टोटल हवा पता करनी है। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा एक तो, और घनाभ के ऊपर क्या है, अर्धबेलन है। तो घनाभ का आयतन प्लस अर्धबेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या लिखते हैं, L इंटू बी इंटू एच, प्लस अर्धबेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अर्धबेलन है यानी बेलन का आधा भाग है, तो पाई आर स्क्वायर एच में 2 का भाग देना है, यानी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। अब सारी माप हमें पता है, यहाँ पर आर का मान यानी बेलन के लिए जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, यहां से यहां तक ये क्या है, बेलन का व्यास है, तो यहां से बेलन की त्रिज्या कितनी लिख सकते हैं, 7/2 मीटर। बेलन का अर्धबेलन है, अर्धबेलन का व्यास 2r कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। तो यहाँ से r बराबर क्या आ जाएगा, 7/2 मीटर। अब बेलन के लिए ऊंचाई भी चाहिए, तो जैसे ऊपर ये अर्धबेलन इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये इसकी लंबाई है, और जैसे इसको खड़ा कर देंगे तो यही लंबाई इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई। यानी ये जो घनाभ की लंबाई है वो इस अर्धबेलन की ऊंचाई है, अर्धबेलन की ऊंचाई। h बराबर क्या आ जाएगा, 15 मीटर। सारे मान रखने हैं। L का मान कितना है, 15, B का मान है 7, H का मान है 8 प्लस 1/2, पाई का मान क्या रखना है, 22/7। अब R का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, यानी 7/2 गुणा 7/2, और H का मान कितना है 15। देखे तो 7 से 7 गया, तो उससे काटा तो 11 बार। अब ये गुणा करना पड़ेगा, 15 सते 105, 105 गुणा 8, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 840। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 840 प्लस, यहाँ से गुणा करें, ये आ जाएगा अपने पास 11 पंजे 55, 55 गुणा 7,
11 पंजे माफ कीजिए 15 सत्ते 105, 11 इंटू 7 इंटू 15, 5 नहीं है 15 है, 105 गुणा 11, ये आ जाएगा 501 501 5511 यानी 1155 और बटे में 2 इंटू 2 यानी आ जाएगा 4। तो ये तो आ गया 840, 4 का भाग देना है, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 3 और 5 35, 4 अठे 32, 3 बचेगा वापस बन जाएगा 35, तो 4 अठे 32, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 5 बार गया तो यानी अगर ऐड करें 840 और 288, ये हो जाएगा अपने पास 1040 88 1128.75। ये आ जाएगा 840 288.75 एज इट इज। ये आ जाएगा 8 1128.75 मीटर क्यूब। ये हवा का आयतन है जब उस शेड के अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। एक बार का आयतन आ गया 1128.75 मीटर क्यूब। ये हवा का आयतन तब है जब शेड खाली है, यानी शेड के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है, न ही उसके अंदर मशीनरी है, पूरा का पूरा शेड खाली पड़ा था, तब उसके अंदर जो हवा का टोटल आयतन था वो कितना आया अपने पास 1128.75 मीटर क्यूब। ये हवा का आयतन है जब उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। अब काय के अंदर जो मशीनरी है वो 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है और जो 20 श्रमिक हैं उसके अंदर से प्रत्येक श्रमिक है वो 0.08 मीटर क्यूब स्थान घेरता है। तो जब ये मशीनरी और लोग अंदर है तब हवा का आयतन कितना है, तो वो अपने पास कंडीशन हो जाएगी सेकंड, यानी दूसरी कंडीशन। जब शेड खाली ना हो, ये दूसरी कंडीशन है। जब खाली नहीं है मतलब क्या है, अंदर मशीनरी है, तो मशीनरी द्वारा घेरा गया स्थान, स्थान कहे आयतन कहे, मशीनरी द्वारा घेरा गया आयतन। मशीनरी ने कितना आयतन घेरा है, अंदर जो मशीन है वो 300 मीटर क्यूब आयतन घेर रही है, 300 मीटर क्यूब। और श्रमिक कितने हैं, 20 है, तो एक श्रमिक के द्वारा कितनी जगह घेरी जा रही है 0.08 मीटर क्यूब। एक श्रमिक द्वारा घेरा गया आयतन, एक श्रमिक कितना आयतन घेर रहा है 0.08 मीटर क्यूब। श्रमिक कितने हैं 20 है, तो 20 श्रमिकों के द्वारा घेरा गया आयतन। बीस श्रमिकों द्वारा घेरा गया आयतन। एकक नियम से 0.08 का गुणा किसके साथ हो जाएगा 20 के साथ गुणा, यानी ये अपने पास वो आयतन होगा जो 20 श्रमिकों द्वारा घेरा जाएगा। तो मशीनरी ने कितना स्थान घेरा 300 मीटर क्यूब, और जो 20 लोग थे उन्होंने कितना स्थान घेरा 0.16 मीटर क्यूब। अब कहा है कि जब शेड खाली नहीं है, उसके अंदर मशीनरी है, श्रमिक है, तब हवा का आयतन, तो लिखना है इस स्थिति में हवा का आयतन। तो टोटल हवा कितनी थी अंदर 1128.75 मीटर क्यूब, तो 1128.75 ये तो टोटल हवा का आयतन था, जिसके अंदर से मशीनरी है तो मशीनरी का स्थान घटा देना है, फिर अंदर कुछ श्रमिक भी हैं तो श्रमिक का स्थान भी घटा देना है। ये आ जाएगा 1128.75 माइनस
300.16, इसको घटाना है। अगर ये घटाए तो अपने पास आ जाएगा 828.75 में से 16 घटाना है तो ये अपने पास आ जाएगा 59 मीटर क्यूब। यानी जब उस शेड के अंदर मशीनरी है और कुछ श्रमिक काम कर रहे हैं, जैसे 20 श्रमिक हैं वो अंदर काम कर रहे हैं, तब उसके अंदर जो हवा का आयतन है वो कितना हो जाएगा 828.59 मीटर क्यूब। मशीनरी कितनी जगह घेर रही है 300 मीटर क्यूब, और एक श्रमिक है वो 0.08 मीटर क्यूब स्थान घेर रहा है। 20 श्रमिक कितना स्थान घेरेंगे 0.08 गुणा 20, ये आ जाएगा अपने पास 0.16 मीटर क्यूब। तो जो टोटल आयतन था उसके अंदर से मशीनरी का आयतन घटा देना है, श्रमिकों का आयतन घटा देना है, तो पीछे अपने पास आयतन कितना बचता है 828.59 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। अगर इस गिलास की बात करें तो नॉर्मली जब हम किसी जूस वाले के पास जाता है तो नॉर्मली अब जो गिलास है वो प्लास्टिक के दिए जाते हैं या फिर जो कागज के कप हैं उसमें दिए जाते हैं, जो जूस है हम वो उसमें पीते हैं। सवाल, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। अब नॉर्मली अब हम गिलास की जगह प्लास्टिक या फिर कागज के कप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब गिलास थी तो वहां पर अपने पास प्रॉब्लम क्या थी कि जो गिलास दूर से देखते हैं तो वो लगता है कि उसके अंदर ज़्यादा मात्रा आएगी, जो भी अंदर हम जूस वगैरह ले रहे हैं उसकी मात्रा कैसी होगी ज़्यादा, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो उसके अंदर जूस है जो दिख रहा था उसकी तुलना में कम आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की ओर एक अर्धगोले का गड्ढा बना हुआ था, जिससे क्या हो रहा था कि दूर से तो उसका आयतन ज़्यादा नजर आ रहा था लेकिन वास्तव में उसका आयतन कम था। यानी पहले हमको आभास होता है कि आयतन ज़्यादा है लेकिन वास्तव में आयतन ज़्यादा नहीं है, वास्तव में आयतन के अंदर कमी है। किसके बराबर कमी है? जो अर्धगोला है वो उस आयतन को गायब कर रहा है। जो अंदर आयतन था उसके अंदर से अर्धगोले का आयतन अगर हम घटा दें तो हमें वास्तविकता मिलती है, यानी आभासी के अंदर वो अर्धगोला भी शामिल है। तब हमें लगता है कि पूरा का पूरा जो गिलास है वो भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो पूरा गिलास भरा हुआ नहीं है। उसके अंदर जो अर्धगोले के आकार का उभरा हुआ भाग है उससे उसके अंदर जूस की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हमें वास्तविक धारिता और आभासी धारिता ज्ञात करनी है। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है और व्यास 5 सेंटीमीटर दिया है। अब व्यास 5 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं जो अपने पास वैल्यू दे रखी है। जो गिलास है वो कौन से आकार की है? बेलनाकार है, तो लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलनाकार गिलास है उसकी ऊंचाई कहें या बेलन की ऊंचाई कहें, वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अगर आंतरिक व्यास की बात करें तो आंतरिक व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी व्यास की आधी, यानी 5/2 सेंटीमीटर। अब जब हम दूर से गिलास को देखते हैं तो लगता है कि पूरी भरी हुई है, ये हमें लग रहा है, यानी हमें आभास हो रहा है, यानी दूर से जो दिख रहा है वो आभास है, यानी वहां से हम जो धारिता निकालेंगे वो आभासी धारिता होगी। यानी जो बेलन का आयतन है दूर से देखने पर हमें क्या नजर आ रहा है कि वो पूरा बेलन है जो जूस से भरा हुआ है, यानी ये हमें आभास हो रहा है, तो इसका जो आयतन होगा वो आभासी आयतन होगा। तो यहाँ पर पहले हम निकालते हैं
आभासी आयतन। जब हमने दूर से गिलास को देखा तो लगा कि वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये हमें आभास हो रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो जो अपने पास गिलास भरा हुआ है पहले, वो अपने पास आभासी आयतन है। तो आभासी आयतन में हमको क्या नजर आ रहा है कि जो बेलन के आकार का गिलास है वो पूरा भरा हुआ है, यानी बेलन का आयतन है वो उसका आभासी आयतन है। तो आभासी आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू अब की बार क्या रखनी है, 3.14। आर का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर, 5/2 गुणा 5/2। और एच का मान, ऊंचाई है अपने पास 10। यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 0 से 0 चला जाएगा। 5 से काटे तो काट सकते हैं कितनी बार, 2 बार। 2 से काटे तो ये कितनी बार कटेगा, 157 बार। यानी पीछे अपने पास क्या वैल्यू बचती है, 157। इधर केवल बचा 5 और बटे में आ जाएगा 2 × 2 4। 157 गुणा 5, 157 का अगर 5 के साथ में गुणा करें तो 5 से 35, 25 3 28, यह आएगा 785 बटे में 4। अगर 785 में 4 का भाग दे दें तो यह आएगा 4 एकम 4, 3 बच जाएगा, 38 बनेगा। 4 नाम 36, 2 बच जाएगा, 2 5 25, 4 3 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20। यानी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, उस गिलास का आयतन, वो आयतन जो हमें प्रतीत हो रहा है। दूर से देखने में तो यही लग रहा है कि वो जो बेलन के आकार की गिलास है वो पूरी भरी हुई है, तो हमने बेलन का ही आयतन निकाल दिया। जब हम गिलास को दूर से देख रहे हैं तो हमें लगता है कि उस बेलन के आयतन के बराबर उसके अंदर जूस भरा हुआ है, ये हमें प्रतीत हो रहा है, यानी ये उसकी आभासी आयतन है। तो आभासी आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर ही होगा। तो बेलन का आयतन अपने पास आया है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं गलती हो जाए। फिर कहा है कि उसकी वास्तविक धारिता क्या है, क्या वास्तव में इसके बेलन के आयतन के बराबर इसमें जूस है। अगर रियलिटी की बात करें तो इसके अंदर जो बेलन का आयतन है उसके बराबर जूस नहीं है। उसके अंदर ये जो अर्धगोले के आकार का गड्ढा है वो उस आयतन के अंदर कमी कर रहा है। यानी बेलन के आयतन में से ये अर्धगोले का आयतन अगर हम निकाल दें तो हमें वास्तव में उसका आयतन मिल जाएगा। यानी वास्तविक आयतन ज्ञात करना है तो इस बेलन के आयतन में से इस अर्धगोले का आयतन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहीं पर लिख देते हैं वास्तविक आयतन। अब आयतन का है या धारिता का है, दोनों बराबर है, दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। आयतन मतलब घिरी द्वारा घिरी गई जगह और धारिता का मतलब है धारण किया गया स्थान, दोनों बराबर है। वास्तविक आयतन ज्ञात करना है तो बेलन का आयतन तो अपने पास आभासी था। वो आभास किस कारण हो रहा था, क्योंकि दूर से ये बेलन जैसा नजर आ रहा था, लेकिन वास्तव में इसके अंदर अर्धगोले का गड्ढा बना हुआ है, नीचे की ओर उभरा हुआ भाग है, तो यहां से इस अर्धगोले को घटा देना है। तो वास्तविक आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। बेलन के आयतन में से क्या करना है, अर्धगोले का आयतन घटा देना है। बेलन का आयतन कितना निकाल चुके हम, 196.25। उसके अंदर से अर्धगोले का आयतन घटाना है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
तो ये हो जाएगा 196.25 माइनस 2/3 पाई की जगह 3.14 और आर का क्यूब मतलब 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। अगर पॉइंट यहाँ से हटा देंगे बटे में कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो यहाँ से ये अपने पास आएगा 196.25 माइनस, अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, 2 से 2 चला गया, 2 से इसे काटे ये कितना आ जाएगा 157, 5 7 12 1 13, ये नहीं कटेगा, यानी ऊपर अपने पास बचा 157 गुणा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और बटे में आ जाएगा 3 इंटू 2 6 गुणा में 100। अब चाहे तो यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे तो उल्टा 100 का भाग देना आसान रहेगा। 196.25 माइनस 157 और 125 का गुणा, 3 से कट तो नहीं रहा है, 7 5 12 1 13, 2 1 3 5 8, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, एज इट इज रहेगा, गुणा कर देना है। 157 गुणा 125, 5 7 35, 3 25 3 28, 2 5 एकम 5 और 2 7, 2 का गुणा करें, ये आ जाएगा 413751, यहाँ से आया 5 8 4 12, 14 2 16, 4 5 9 19 625, गुणा कराया तो कितना आ गया 19 625 बटे में 6 गुणा 100, यानी 196.25, 196 25 में 6 का भाग देना है। इसमें 6 का भाग देते हैं, ये आ जाएगा 6 तिया 18, 1 बचेगा, ऊपर से आ गया 6, 6 दूनी 12, 4 बचा, ऊपर से आ गया 2, 6 7 42, पूरा भाग चला गया, अब अकेला 5 है। अब 5 में 6 का भाग नहीं जा रहा, लास्ट वाली संख्या है, तो ऐसा नहीं कि पॉइंट लगा दें, पहले 0 आएगा, क्योंकि लास्ट वाली संख्या अगर अकेली बचती है फिर भाग देते हैं तो वहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 6 8 48, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 6 तिया 18, अभी आगे बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ से ये अपने पास आ गया 3270.83, अभी 100 का और भाग देना है, यानी पॉइंट आगे सरक जाएगा, यानी आएगा 32.708, 32.7083। तो इस संख्या को हटाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटाएंगे 5 से बड़ी है तो ये एक संख्या बढ़ जाएगी, यानी 32.71 यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये आएगा 196.25 माइनस 32.71, यानी ये अपने पास क्या आ गया है इसका आभासी आयतन। उसके अंदर से क्या कर दिया हमने, जो अर्धगोले का आयतन था वो घटा दिया है, तो ये 32.7 32.71, तो ये आया है अपने पास उस बेलनाकार जूस का वास्तविक आयतन, यानी 196.25 ये तो आभासी था, और ये वो आयतन है जो हमें नहीं मिल रहा है। वास्तव में तो कितना मिलना चाहिए था, जब हम उस बेलनाकार गिलास को देखते हैं तब हमें लगता है कि हमें जो आयतन मिल रहा है वो आयतन है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वास्तव में कितना मिल रहा है, जब उसके अंदर से हम ये 32.71 का जो छलावा है वो घटा देंगे, यानी अर्धगोले का जो आयतन है वो हम घटा रहे हैं, तो अर्धगोले का आयतन आया है 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये अगर घटाते हैं तो 196.25 में से क्या घटाना है 32.71, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 12 माइनस 7 5, 5 माइनस 2 3, ये आएगा 6,
यानी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास आएगा उस जूस वाली गिलास का वास्तविक आयतन। तो जो आभासी आयतन है वो इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि दूर से हमने गिलास को देखा तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो पूरा बेलन है वो जूस से भरा हुआ है, तो वो हमें आभास हो रहा था, तो वो उसका आभासी आयतन या धारिता आ जाएगी। उसके अगर वास्तविक धारिता की बात करें तो उसके अंदर से हमें यह अर्धगोले का आयतन है वो घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके अंदर से कम है। जो वास्तव में दिख रहा है उसके अंदर उस अर्धगोले का आयतन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर गड्ढा बना हुआ है। तो जो बेलन के अंदर वास्तविक आयतन क्या होगा, उस अर्धगोले के आयतन को घटाने पर प्राप्त होगा। तो उसके अंदर से हमने क्या कर दिया, अर्धगोले का आयतन घटा दिया। तो अब हमें जो आयतन मिला है वास्तव में वो कितना है, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जब भी जूस पीने जाए तो वहां पर या तो प्लास्टिक का यूज करें या फिर कागज वाला यूज करें, और ज्यादातर चांस इसका रखें कि आप जो कागज वाला गिलास है उसका उपयोग करें, प्लास्टिक के गिलास का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। अगला सवाल है अपने पास कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। जो भी माप है वो लिख देनी है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक शंकु अपने पास यहां से बनना स्टार्ट हो रहा है। ये शंकु के नीचे वाला वर्ताकार भाग, तो यहां से यहां तक ये जो ऊंचाई है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। आधार का व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या, और यहां से यहां तक ये जो इस अर्धगोले की त्रिज्या है वो उसकी ऊंचाई का काम करेगी। तो यहां से यहां तक ये भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, यानी इस अर्धगोले और इस शंकु दोनों का आयतन जोड़ेंगे तो इस खिलौने का आयतन आ जाएगा। यदि एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, कि इसके बाहर हमने एक लंबवर्तीय शंकु रख दिया है, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों के आयतनों के अंदर जितना फर्क आता है वो ज्ञात कर देना है। यानी एक काम तो क्या करना है, इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, दूसरा क्या करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है, और बेलन के आयतन में से इस खिलौने का आयतन घटा देना है। तो कितना अंतर आता है वो दिखाना है। तो पहले कुछ माप दे रखी है वो लिख लेते हैं। क्या क्या माप है अपने पास, शंकु की अपने पास ऊंचाई दे रखी है, यहां लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई। अब देखना आयतन के अंदर कहीं पर भी तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस बात की अपने कोई टेंशन नहीं है कि एल का मान दिया है कि नहीं दिया, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अगर वर्ताकार भाग की त्रिज्या की बात करें तो व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। वर्ताकार भाग की त्रिज्या आर आ जाएगी अपने पास 2 सेंटीमीटर। अगर हम इस खिलौने के आयतन की बात करें तो इसके अंदर शंकु और अर्धगोले दोनों का आयतन क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो लिखना है खिलौने का आयतन। खिलौने में कौन कौन से आयतन सम्मिलित हैं उनको जोड़ देंगे तो टोटल आयतन आ जाएगा। खिलौने का आयतन, खिलौने में किस किस का आयतन शामिल है, एक तो है अपने पास अर्धगोला, तो हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। और ऊपर क्या रखा हुआ है, शंकु, तो शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या लिखते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखा जाए तो बहुत कुछ कॉमन आ सकता है। अब 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है, तो एक तो 1/3 कॉमन आ गया, पाई दोनों जगह है, लिख लिया। अब आर स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर इधर भी है, यानी आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर एक तो बचा 2, पाई कॉमन चला गया, आर स्क्वायर कॉमन चला गया, एक आर बच गया। यहाँ से 1/3 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, केवल क्या बचा है, एच। वैल्यू रख सकते हैं। पाई का मान यहाँ पर कुछ रखने को कहा है 3.14, तो पाई की वैल्यू आ गई 3.14। आर का स्क्वायर, त्रिज्या है अपने पास 2, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, 2r प्लस एच, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,
व्यास अपने पास 4 सेंटीमीटर दिया है, डायरेक्ट 4 भी रख सकते हैं, और h का मान भी दिया हुआ है 2। तो यहाँ से पॉइंट हटाकर बटे में 100 लाना है तो ला सकते हैं, और ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं रहेगी। 2 × 2 आ जाएगा 4, बटे में आ जाएगा 3। 2 × 2 ये आ जाएगा 4, प्लस में 2 ये आ जाएगा 6, यानी 6 को हम यहाँ पर गुणा में लिख सकते हैं। 3 से काटे तो कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार, यानी ये आया अपने पास 3.14 गुणा 4 × 2 आ जाएगा 8। तो 314 का गुणा 8 के साथ कर देना है। 32 और 3 11 पावर 1 8 या 24 और 1 25, यानी आ गया 25 12, दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, ये आ जाएगा 25.12। सेंटीमीटर में माप है तो सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो हमेशा 3 घात लगानी है। ये आ गया अपने पास खिलौने का आयतन, यानी ये वाला सवाल तो कंप्लीट। फिर कहा यदि लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी बेलन है वो इसके चारों ओर है। अब बेलन के अगर आयतन की बात करें तो वो हम लिखते हैं πr²h। अब जो त्रिज्या ये नीचे वाले वृत्ताकार भाग की है वो ऊपर वाले वृत्ताकार भाग की भी हो जाएगी, तो त्रिज्या तो दोनों के लिए बराबर रहेगी। अब h का मान देखें तो h का मान बेलन के लिए यहां से यहां तक पूरा लिखा जाएगा। तो हम जानते हैं यहां से यहां तक तो ये शंकु की ऊंचाई है, और यहां से यहां तक अर्धगोले की ऊंचाई है। अर्धगोले की ऊंचाई मतलब त्रिज्या, तो यहां से यहां तक ये 2 और यहां से यहां तक ये 2। तो जो बेलन है उसकी ऊंचाई हो जाएगी 2 + 2 4 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यही है कि यहां पर हम लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h से दर्शाया था। शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h से दिखाया है, तो बेलन की ऊंचाई है उसको कैपिटल H से दिखा देना। बेलन की ऊंचाई कैपिटल H। बेलन की ऊंचाई वो हो जाएगी 2 + 2। 2 + 2 क्यों किया? 2 तो है शंकु की ऊंचाई और 2 है यहां से यहां तक ये त्रिज्या यानी अर्धगोले की ऊंचाई। तो टोटल बेलन की ऊंचाई यहां से यहां तक ही है, तो यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक भी 2 है। टोटल ऐड किया तो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। कैपिटल H से दिखाया है। ओके, तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। पाई का मान 3.14, r का स्क्वायर मतलब 2 और h का मान है अब की बार 4, यानी सबका गुणा कर देना है। 3.14, 2 × 2 × 4 तो 2 दूनी 4, 4 × 4 16। 314 का गुणा 16 के साथ ये आ जाएगा 6 × 4 = 24 पावर 2, 6 × 6 = 2 8, 6 × 3 = 18, 4 1 3, ये आ गया 4, 12 का 2 हासिल 1, 10 0 हासिल 1, ये आ जाएगा 5। दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है तो आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया है अपने पास बेलन का आयतन। कहा है कि आयतन के अंदर अंतर कितना है, तो जो खिलौना है उसका आयतन आया है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, और बेलन है उसका आयतन आया है 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतनों का अंतर लिखना है, आयतनों का अंतर। अंतर के लिए क्या करते हैं, बड़े मान में से छोटा मान घटाते हैं। तो बेलन का आयतन ये ज़्यादा है तो हो जाएगा बेलन का आयतन, उसके अंदर से क्या करना है, खिलौने का आयतन घटाना है तो माइनस आ जाएगा खिलौने का आयतन। तो बेलन के आयतन में से खिलौने का आयतन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। बेलन का आयतन कितना आया है 50.24, खिलौने का आयतन क्या है
25.12 घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपने पास बेलन है वो बेलन इस खिलौने की तुलना में दुगना है। बेलन का जो आयतन है वो खिलौने की तुलना में कैसा है, दुगना है, क्योंकि अपने पास खिलौने का आयतन आया है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब और जो खिलौना है उसके डबल आया है अपने पास बेलन का आयतन 50.24। तो 25.12 का अगर डबल करते हैं तो 50.24 आता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बेलन का आयतन है वो खिलौने के आयतन में दुगना है। तो इसके साथ ही अपने जो आयतन से संबंधित एग्जाम्पल थे वो समाप्त होते हैं। अपनी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज 11.2 के जो आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। तो आपको इस क्लास के साथ भी जल्दी से जुड़ जाना है। जब वो क्लास आएगी तो आपको इस क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। फिलहाल इस क्लास को अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।